हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट के लिए सीटेट पेपर 1 तथा सीटेट पेपर 2 के लिए सीटीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। आपको बताना है कि यह किस अवस्था के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकेंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है संवेदी चालक अवस्था, फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो होते हैं मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। ठीक है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष की उम्र मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या होता है, वस्तुओं को समूहों में और उपसमूहों में भी वर्गीकृत कर लेता है, मात्रा के संरक्षण की क्षमता भी होती है। प्रश्न संख्या 2, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रथम स्तर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर की अवस्था है। आपको बताना है जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है, उसमें जो उनकी प्रथम स्तर है उसमें पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का जो अवस्था है, इसमें से कौन सा है। फर्स्ट है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता, सेकेंड है साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुखता, थर्ड है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, फोर्थ है उत्तम लड़का अथवा लड़की बनने की उन्मुखता। तो आपको बताना है इसका सही जवाब। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड, साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुखता करेक्ट हो जाएगा। साधनात्मकता सापेक्षावादी उन्मुखीकरण, यह क्या है, आपका पूर्व रूढ़िगत नैतिकता यानी प्रथम स्तर की अवस्था है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। फर्स्ट है भाषा विचार निर्धारित करती है, सेकेंड है विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होती है, थर्ड है भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है, फोर्थ है आपका भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। प्रश्न संख्या 4, किसी बालक में आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता संबंधित है। किसी बालक में आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता संबंधित है। आपको बताना है ये किससे संबंधित है, बाह्य अभिप्रेरणा से है, या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा से है, या फिर परिवार से है, या फिर बालक के व्यवहार से है। तो प्रश्न क्या पूछा, आत्मरक्षा की उपलब्धि, आत्मरक्षा की उपलब्धि पूछा है। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित है। संबंधित क्यों है, क्योंकि देखिए आत्मसम्मान या फिर हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, ये क्या होता है, ये उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा जो होती है, ये सब बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। लेकिन हम लोग का जो आत्मरक्षा होता है, भूख प्यार एवं काम की आंतरिक अभिप्रेरणा, ये सब क्या होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता फर्स्ट ऑप्शन है को बच्चों को सीखने में रुकावट की तरह देखती है? नहीं, बहुभाषिता को एनईपी 2020 रुकावट के रूप में नहीं देखती है। दूसरा देखते हैं, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है? तो आपका सेकेंड ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर भी तीसरा ऑप्शन देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है? नहीं। फोर्थ है, समावेशी शिक्षा में अवरोधन के रूप में देखती है? नहीं। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा कि पूंजी के रूप में देखती है। एनईपी 2020 बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित करती है? कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित करती है? फर्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया, सेकेंड है व्याख्यान पद्धति, थर्ड है खोज पद्धति, फोर्थ है आपका प्रयोगात्मक पद्धति। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट सामाजिक अंतःक्रिया पद्धति करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया पद्धति में होता क्या है कि बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली, इसके माध्यम से हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है? यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? इस बात का निर्धारण कि छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इसका निर्धारण अगर शिक्षक करता है तो यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? फर्स्ट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत? नहीं। सेकेंड है चयन का सिद्धांत, थर्ड है नियोजन का सिद्धांत, फोर्थ है रुचि का सिद्धांत। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। यह क्या है? चयन का सिद्धांत है। यह चयन का सिद्धांत है। चयन के सिद्धांत में क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया, यानी जो हम लोग छात्र को पढ़ाते हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाना है, ठीक है, तथा उसे किस तरीके से पढ़ाना है, यह निर्णय अध्यापक करता है। यह क्या है? चयन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 8, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? आपके विचार में चिंतन शक्ति को विकसित करने का क्या उपाय है? फर्स्ट है छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी देखते हैं दूसरा, छात्रों को ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए। थर्ड है छात्रों में स्व अध्याय की आदत का विकास किया जाए। फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो आपके सभी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से भी पढ़ाया जाए, छात्रों में स्व अध्याय की आदत का विकास किया जाए। यानी कि आपके सभी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी, ये तीनों कथन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण है? राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण है? फर्स्ट है विद्यालय की पाठचर्या को नीरस पाते हैं। सेकंड है बच्चे स्वयं कार्य करना चाहते हैं, बच्चों की इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम नहीं है। फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो कारण हो सकता है आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय में पाठचर्या को नीरस पाते हैं। विद्यालय में पाठचर्या को नीरस पाते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार विद्यालय की जो पाठचर्या है वो नीरस होना ही बच्चों के विद्यालय छोड़ने का कारण होता है। प्रश्न संख्या 10, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि फर्स्ट है शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। देखते हैं सेकेंड, शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। थर्ड, रुचि से छात्रों का जीवन संवरता है। फोर्थ है छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं है उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं। शिक्षा का रुचि का सिद्धांत क्या बताता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का, आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा।
कि छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती है वे उसे मन लगाकर नहीं करते हैं। रुचि के सिद्धांत में यही बताया गया है। प्रश्न संख्या 11, शिक्षक को अपने विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेशन करते रहना चाहिए जिससे शिक्षक को अपने विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेशन करते रहना चाहिए जिससे वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर भी देखते हैं, कक्षा को शांत रख सके नहीं, छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा मान सके नहीं, फोर्थ है अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके नहीं। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि वह छात्रों में नवीनतम ज्ञान दे सके, आपका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 12, किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? फर्स्ट है तीव्र विकास का सिद्धांत, सेकंड है नियमित विकास का सिद्धांत, थर्ड है स्वतः विकास का सिद्धांत, फोर्थ है अनियमित विकास का सिद्धांत। तो आप समझ गए होंगे, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, स्वतः विकास का सिद्धांत। स्वतः विकास का सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या है कि बालक के विकास के लिए स्वतः विकास का सिद्धांत का सहारा लिया जाता है। इसमें क्या होता है, बालक को खेल, संगीत, चित्रकला आदि का उपयोग स्वतः करना होता है। इसमें बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं। समझते हैं ये किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ ही बच्चों के लिए बाग, इसका अर्थ ही बच्चों के लिए बाग होता है। प्रश्न संख्या 13, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का बुनियादी ढांचा लागू होता है 2.5 से 6 आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा पर, 4 से 8 आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा पर, 10 से बड़े बालकों पर, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आपको जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। 2.5 वर्ष के बच्चों से लेके 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर। प्रश्न संख्या 14, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? उसकी इस भावनात्मक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा नहीं। सेकेंड है इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा। थर्ड है इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा नहीं। बच्चा पहले से घबराया हुआ है तो उसके प्रदर्शन में सुधार कहाँ से होगा। फोर्थ है यह परीक्षा में उनके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अगर परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है, वो भी उसे जो चिंता महसूस हो रही है वो भी उच्च स्तर की चिंता महसूस हो रही है, तो उसके परीक्षा में उसके प्रदर्शन का क्या है, नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न संख्या 15, बच्चों के शारीरिक विकास बताना है केवल मात्रात्मक रूप से परिवर्तित होते हैं, केवल गुणात्मक रूप से परिवर्तित होते हैं कि सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। फोर्थ है एक व्यवस्थित एवं अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की गति अलग अलग होती है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की गति अलग अलग होती है। प्रश्न संख्या 16, निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों विद्यालय में क्यों पूछे जाते हैं? आपको बताना है कि निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालय में क्यों पूछे जाते हैं। फर्स्ट है छात्रों को समय का महत्व दर्शाने के लिए,
नहीं। सेकेंड है कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए, नहीं। थर्ड है ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, हाँ। तो आपका ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। निबंधात्मक प्रश्न क्या होता है, इसमें बच्चे रिटर्न करते हैं यानी लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि उतने समय में क्या होता है, बच्चे अधिक प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें बच्चा ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा या जान पाएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है ना। सही युग्म है, फर्स्ट है गुणज वैकल्पिक कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक। तो ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि गुणज वैकल्प की समस्या है और फिर कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक है, तो ये तो आपका जो है गलत हो जाएगा। सेकेंड है पठन वैकल्य की समस्या है, लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना। बच्चे को पहले ही पठन वैकल्य की समस्या है, यानी कि बच्चा पहले से ही नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, और उस बच्चे को हम लोग लंबे लंबे निबंध लिखने को दे रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है आपका। थर्ड है दृष्टि हानि, ठीक है, दृश्य हानि, पाठ को पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। क्या है, पाठ को पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। फोर्थ है आपका स्वालीनता, दृश्य अधिभार बढ़ाना। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा, पूछा है कि सही युग्म कौन सा है, तो आपका ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा, दृश्य हानि, पाठ को पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। पाठ को पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है। कौन सा विकल्प विद्यार्थी की सोच को सुसाध्य नहीं करता है। फर्स्ट है सक्रिय भागीदारी, ये तो सुसाध्य करता है। सार्थक गतिविधि, अगर बच्चे की सार्थक गतिविधियाँ तो बिल्कुल सुसाध्य करेगा। फोर्थ है आपका सामाजिक भागीदारी, ये भी सुसाध्य करेगा। लेकिन आपका निष्क्रिय सुनना, अगर बच्चा सक्रिय रूप से सुन ही नहीं रहा है तो विद्यार्थी की सोच को सुसाध्य नहीं कर पाएगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, निष्क्रिय सुनना। प्रश्न संख्या 19, शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है कि शिक्षण में सर्वाधिक चुनौती निहित रहती है। फर्स्ट है शिक्षकों द्वारा उचित परिश्रम की प्राप्ति। सेकेंड है छात्रों के विकास की देखभाल करना। थर्ड है शिक्षकों की व्यक्तिगत विकास की देखभाल करना। फोर्थ है शिक्षण वस्तु को सीखने में पुरस्कार दंड के न्यूनतम रूप में प्रयोग करना। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड, छात्रों के विकासात्मक विकास की देखभाल करना। शिक्षण शास्त्रियों ने छात्रों की विकासात्मक रूप से देखभाल करना को शिक्षण तथा शिक्षक का सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य माना है। प्रश्न संख्या 20, लड़कियों को भाषा कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। बताना ये उदाहरण किसका है। जेंडर समानता का है, नहीं, जेंडर समानता का तो है ही नहीं। सेकंड है जेंडर स्थिरता का है, जेंडर भेदभाव का है। फोर्थ है जेंडर सशक्तिकरण का है। तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड, ये क्या है, जेंडर भेदभाव है। ये आपका जो उदाहरण है जेंडर भेदभाव का है कि लड़कियों को भाषा और कला के लिए प्रोत्साहित करना है, जबकि लड़कों के लिए गणित और विज्ञान अपनाना है, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये क्या है, हम लोग का जेंडर भेदभाव है। प्रश्न संख्या 21, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें विभिन्न स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। फर्स्ट है समायोजन, सेकेंड है अनुकूलन, थर्ड है संगठन, फोर्थ है परिपक्वता। तो ये है आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, संगठन। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, संगठन। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा
शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? फर्स्ट है छात्रों के शारीरिक दंड, नहीं, ये समावेशन में बढ़ावा कहाँ से देगा? सेकेंड है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, देखते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। थर्ड है आपका विविधता का सम्मान। फोर्थ है मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो आपका मानकीकृत पाठ्यक्रम तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है, और मानकीकृत परीक्षण हमें या फिर पाठ्यक्रम हमें लेना ही नहीं। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, विविधता का सम्मान। प्रश्न संख्या 23, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए यानी IQ का प्रयोग करने के लिए मुख्य सरोकार है? बच्चों की जो बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ यानी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का प्रयोग करने का मुख्य सरोकार क्या है? फर्स्ट है प्राप्तांक की अस्थिरता। सेकेंड है परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। थर्ड है आपका परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना। फोर्थ है बच्चों को नामांकित करना। तो देखते हैं कि IQ का प्रयोग करने का जो मुख्य सरोकार क्या है। फर्स्ट है प्राप्तांक की अस्थिरता। बिल्कुल, बच्चों का IQ टेस्ट इसीलिए लेते हैं ताकि उनके प्राप्तांक की अस्थिरता का कारण क्या है। सेकेंड है आपका परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के बारे में जानने के लिए, ठीक है। थर्ड है परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना और बच्चों को नामांकित करना। IQ का प्रयोग करने का मुख्य जो सरोकार है उसमें बच्चों को नामांकित करना, ठीक है। तो आपके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। प्रश्न संख्या 24, शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया वह सही नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप उस टाइम अगर आपको ऐसा लगा कि आपने जो पढ़ाया वो सही नहीं है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? फर्स्ट है प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे, नहीं। सेकेंड है छात्रों से कहेंगे गलती हुई है उसे ठीक कर देंगे, हाँ। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा। बच्चों से कहेंगे कि गलती हुई है और उसे ठीक करेंगे, यानी जो गलत बताया है या फिर जो आपने गलत पढ़ाया है तो उसे सही करेंगे। प्रश्न संख्या 25, किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? किस अवस्था में बच्चा अपने आप को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, फोर्थ है कोई भी अवस्था में नहीं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था जो होती है आपका 2 वर्ष से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा अपने आप को समाज के अनुरूप या फिर मनोवैज्ञानिक वातावरण में अपने आप को समायोजित करता है। प्रश्न संख्या 26, किस तरह का चिंतन खोज आविष्कार एवं मौलिकता को जन्म देता है? ज्ञानात्मक चिंतन, क्रियात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, सामाजिक चिंतन। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड हो जाएगा, सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन से बच्चे आविष्कार एवं मौलिकता को जन्म देते हैं। हम लोग सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन भी कहते हैं। सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 27, वह बालक जो बताना है कि किस प्रकार से ग्रस्त है, वह RAW को WAR में अंतर स्पष्ट करने में असमर्थ है। यह बताना है कि बच्चा बच्चा किस अवधान से ग्रस्त है, ठीक है। फर्स्ट है डिस्मोर्फिया से है, सेकेंड डिसलेक्सिया से है, थर्ड है जम्बलिंग से है, फोर्थ है डिसलेक्समिया से है। तो बताना है, तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड डिसलेक्सिया से है।
यह आपका जो है डिसलेक्सिया से संबंधित विकार है। इसमें अधिगम असक्षमता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। क्या होती है? बालक को शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे बी और डी, ये आपका बी और डी हो गया। कुछ बच्चे इसमें विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कभी वो बी को डी समझ लेते हैं और डी को बी समझ लेते हैं, ठीक। तो वैसे ही जैसे कि आपका एक शब्द हो गया, जैसे ही आपका एक शब्द हो गया सा, ठीक। आपका ये शब्द हो गया SAW, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें विभेद नहीं कर पाते और इसे सा को वाच भी पढ़ लेते हैं, ठीक। वैसे ही आपका ये शब्द हुआ रॉ, RAW, ठीक। इन्हें क्या होता है कि WAR भी पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है? बच्चे शब्दों में विभेद नहीं कर पाते हैं। यह जो समस्या होती है आपकी डिसलेक्सिया में होती है। प्रश्न संख्या 28, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? आपको बताना है विकास का जो सिद्धांत, इसमें शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। फर्स्ट है शीर्षगामी सिद्धांत में, सेकेंड है समीप दूराभिमुखी सिद्धांत में, थर्ड है पदानुक्रमित एकीकरण सिद्धांत, फोर्थ है प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यह आपका है प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या बताता है? बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। यानी जो शरीर है जो शरीर के जो विकास की गति है वह अलग अलग दिशाओं में संचालित होती है। प्रश्न संख्या 29, वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में सूचना के प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, क्या कहलाती है? वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी विषय वस्तु के में सूचना प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है? छवि निर्माण कहलाती है, स्कीमा कहलाती है, संज्ञान कहलाती है, अभिवृत्ति कहलाती है। तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, स्कीमा कहलाती है। स्कीमा होता क्या है? तो स्कीमा जो कोई व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यातित करते हैं, वही क्या होता है? स्कीमा होता है। प्रश्न संख्या 30, बच्चों द्वारा कथन ए है आपका, बच्चों द्वारा निर्मित सहज अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों द्वारा सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों का उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका कथन ए तो सही है। कथन आर देखते हैं, कारण आर देखते हैं। सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। तो आपका जो कथन आर है, आपका कथन आर भी सही है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।